ये देखिए बेटा, वेक्टर्स का क्वेश्चन है। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। ओके। टू लाइन्स L and M have equations this and this। तो वेक्टर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ P3 का जो लास्ट वाला है आपका। देखें आपने ये शो करना है कि ये दोनों लाइंस स्क्यू हैं। The two lines L and M have equations this and this respectively show that the lines are skew। लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग होती हैं, या स्क्यू होती हैं, या फिर बेटा पैरेलल होती हैं। तीन बातें याद रखनी है आपने। जब वेक्टर का क्वेश्चन आएगा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका ये वाला मेन टॉपिक है कि आपने प्रूव करना है कि लाइंस या तो स्क्यू हैं, इधर उसने कहा है कि वो स्क्यू है, या फिर लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, या बेटा पैरेलल लाइंस होती हैं। आपने क्या करना है, ये डायरेक्शन वेक्टर होता है इसका, ये इसका एक डायरेक्शन वेक्टर है। दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ इक्वेशन लाइन 1। और ये दूसरी इक्वेशन है आर। 3D लाइंस की जो इक्वेशन होती है ना बेटा जी, वो होती है आर इक्वल्स ए प्लस लेमडा टाइम्स एम। ए कोई पॉइंट होता है, लैम्डा पैरामीटर होता है, एम जो होता है ना ये डायरेक्शन वेक्टर होता है वेक्टर्स के अंदर। जैसे 2D लाइन में ग्रेडियंट होता है, अगर आपके पास 2D लाइन हो, साथ साथ बेटा पॉइंट्स लिखते भी जाएं बेशक, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। जैसे 2D लाइन की ये इक्वेशन होती है, यहाँ पे ये जो m है ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रेडियंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लुक, ग्रेडियंट अगर ऊपर जा रहा होता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, P1 में पड़ा है। स्ट्रेट लाइन जा रही होती है तो ज़ीरो होता है। और बेटा जब ये डाउनवर्ड जा रहा होता है तब ये जो है ना आपका नेगेटिव होता है। तो एक बात तो यहाँ से आप पक्की याद कर लो कि m इज़ द डायरेक्शन वेक्टर लाइक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इधर से पॉजिटिव, तो 3D लाइन में ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो m है ये डायरेक्शन वेक्टर को शो कर रहा है। सो इस चीज़ को हम हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। अब आपसे कोई बोलेगा कि दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर कोई आपसे ये बोले कि ये दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो आप कैसे प्रूव करोगे? ये पॉइंट्स बेटा साथ लिखना शुरू कर दो। पॉइंट्स ये जो मैं बताता जा रहा हूँ ये स्टेप्स याद करो ताकि चैप्टर क्लियर हो जाए। अगर वो आपसे कहते कि ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रूव करो, तो आपने क्या करना है कि M1 जो है ना, जो पहली लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो दूसरी का मल्टीपल होगा किसी कांस्टेंट के साथ। लुक, M1 इज इक्वल टू के टाइम्स M2 होगा। मिसाल के तौर पर इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है, इसका डायरेक्शन वेक्टर पहली लाइन से आपने निकाल लेना है विदाउट आई जे के। 2, यहाँ पर लिखो 3, और यहाँ पर बेटा लिखो -1 इज इक्वल टू दूसरा डायरेक्शन वेक्टर दूसरी इक्वेशन से खुद निकाल लो। ये टी के आगे लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 2, और फिर लिखा हुआ है 1। क्या मुझे बताओ, 2 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने से 1 मिल सकता है? नहीं। 3 से 2 बन सकता है? नहीं। -1 से 1 बन सकता है? नहीं। तो लिहाजा ये पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। वेक्टर आपके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि बाकी तो स्केलर प्रोडक्ट है। यही तीन बातें हैं आपकी। तो पहला टेस्ट होता है पैरेलल लाइन का। whenever you are given two equations R1 and R2, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि लाइंस पैरेलल तो नहीं है। अगर वो लाइन पैरेलल हो गई ना तो वो स्क्यू होंगी ना वो इंटरसेक्टिंग होंगी। अब इंटरसेक्टिंग और स्क्यू की सेम वर्किंग होएगी, ये एक अलग चीज़ है। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन होता है और आपसे कहता है कि शो करो कि लाइन स्क्यू है कि इंटरसेक्टिंग है। वो एक नंबर या दो नंबर के लिए स्क्यू की वर्किंग नहीं मांग रहा होता, वो सिर्फ ये टेस्ट कर रहा होता है कि बच्चे को डायरेक्शन वेक्टर के पैरेलल का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता। तो जब भी कीप दिस थिंग इन योर ब्रेन वेरी वेरी क्लियरली कि जब भी वो पूछे कि लाइन स्क्यू है या लाइन इंटरसेक्टिंग है, आप पहले ये टेस्ट करोगे।
बिफोर मूविंग टू द ऑनवर्ड, आप सबसे पहले अपने माइंड में ये एक टेस्ट करोगे कि क्या ये दोनों डायरेक्शन वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है। मल्टीपल यूं हो सकता था, मिसाल के तौर पर अगर इसको यहाँ पे 2 है तो दूसरे वेक्टर में 2 टू ज़ा 4 हो सकता था, 3 का डबल 6 हो सकता था, और माइनस यहाँ पर -2 हो सकता था। तो मतलब सबको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 टू ज़ा 4, 3 टू ज़ा 6 एंड 2 वन ज़ार -2। तो ये आपका टेस्ट होना था बेटा जी पैरेलल का। अब ये पैरेलल तो नहीं है, सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, हमने ये शो करना है कि ये दोनों लाइंस जो है ना बेटा जी इंटरसेक्टिंग हैं। और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो आपने क्या कहना है कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट, यहाँ पर ये नोट्स लिख दो, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट, बल्कि लाइन के ऊपर ही लिखें, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो उसकी क्या कंडीशन है। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट, देन आपने कहना है कि भाई इक्वेशन 1 जो है ना मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। आसान तरीका बता रहा हूँ, आपने दो इक्वेशंस गिवन होंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर देना है, टेंशन ही नहीं होगी। लुक, कोई पैरामीट्रिक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, मैं ज़रा एडवांस टेक्निक बता रहा हूँ, टेंशन ही ख़त्म हो जाए। जब भी एग्जामिनर बोलेगा यू नीड टू प्रूव कि दीज टू लाइंस आर स्क्यू और इंटरसेक्टिंग, देयर इज सेम वर्किंग फॉर स्क्यू और द, आखिर में एक बात डिफरेंट होएगी जिससे प्रूफ हो जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग नहीं, ये स्क्यू लाइंस हैं। तो मैं पहली इक्वेशन बेटा जी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लेकिन वेक्टर की फॉर्म में। आई जे के को ना अब आपने इस तरह से लिख देना है, ये वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे। 2i का मतलब हुआ 2, और -j का मतलब हुआ बेटा -1, और k का मतलब हुआ +1, इस आगे फिर प्लस, आगे इसने s लिखा हुआ है। देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ था ना a प्लस लेमडा टाइम m, लेमडा पैरामीटर है, ये s भी हो सकता है, कभी ये म्यू होता है, कभी ये k होता है कभी ये खुद लेमडा होता है, तो कुछ भी हो इससे नहीं घबराना। अगले स्टेप में वेक्टर्स लिखें बेटा, उसमें आपने सबसे पहले 2 लिखना है और ये 3 हो जाएगा, और ये आपके पास बेटा -1 हो जाएगा। ये वंस फॉर ऑल वर्किंग होनी चाहिए, एक ही दफ़ा ये स्टेप सीख लो, फिर जहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा ना इससे हट के एग्जामिनर नहीं जा सकता। ये मैंने R1 इक्वेशन लिख दी, अब इसके बिल्कुल सामने मैं दूसरी इक्वेशन R2 लिखूँगा, उसका जो पहला वेक्टर बनेगा बेटा जी 1, फिर 3j है तो मैं लिखूँगा 3, फिर 4k है तो आई विल राइट 4, क्लोज कर दें, आगे प्लस, उसका t है पैरामीटर, देखें a प्लस लेमडा m, तो लेमडा t म्यू k, इनके आगे जो कुछ भी होगा वो डायरेक्शन वेक्टर होगा, तो उसने t लिखा, तो t के आगे जो डायरेक्शन वेक्टर है वो आपके पास 1 है, 2 है, और बेटा जी वो k है। आपने क्या किया, जो दो इक्वेशंस होंगी उन दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट कर देना है। R1 इज इक्वल टू R2 इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो एस टी का अगला जो भी वेक्टर होता है ना वो डायरेक्शन वेक्टर होता है, वो पहले टेस्ट में आपके पास बेटा जी आ जाएगा, जिसमें आपने चेक करना है कि वो एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है। तो अब अगली क्या है, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, ये 2 + 2s कर दो। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। देखें ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस जो है ना बेटा जी आ जाएगा 2s, ये 2 इस s में ऐड हो गया, फिर आपने लिखना है -1 प्लस जो है ना बेटा जी 3s, और फिर इस 1 को -1 में आप कर दोगे तो बेटा जी वो क्या आ जाएगा 1 - s हो जाएगा, ये वाला, ये 1 है, +1 है, तो इट विल बिकम 1 - s। तो पहली इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया बेटा, ये ऐड हो गई। दूसरी, इसी को वेक्टर इक्वेशन से आप इसको कहते हैं कि जी ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन के अंदर जो है ना कुछ भी सब कुछ भूल जाओ, सारे ड्रामे हैं। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी आपने कहना है कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन को तोड़ना उसे वो फिर उसमें प्लस करना पैरामीट्रिक, वो मुश्किल टर्मिनोलॉजी सिखाना पर्पस नहीं होता मैथ्स में। मैथ्स में मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये पॉइंट्स लिख लो, समराइज्ड पॉइंट हैं, फॉर CIs की तैयारी हम कर रहे हैं, तो बेटा इससे हट के और कोई भी मैंने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी आपको, सिंगल एक छोटी सी भी नहीं देनी।
तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हुई तो R1 R2 के इक्वल होएगा। मैंने R1 ऊपर से देखी, दोनों को प्लस करके लेफ्ट साइड पे लिखा, और राइट साइड पे भी बेटा दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी आ जाएगा। तो मैं जब 1 को बेटा प्लस टी में ऐड करूंगा तो इट विल बी 1 प्लस टी, और बेटा जब दूसरे नंबर को y को मैं उसमें ऐड कर दूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2t, और जब मैं तीसरे को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा बेटा जी 4 प्लस टी के। तो कुछ भी नहीं किया, मैंने बस आपको ये कहा कि जब भी वो इंटरसेक्टिंग होंगी तो दोनों इक्वेशंस इक्वल होंगी, इक्वल होंगी तो दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब आपने क्या करना है, इस वेक्टर के x को इस वेक्टर के x के साथ, जैसे मैट्रिक्स पढ़ते होते थे ना, ये पहली वैल्यू इज इक्वल टू पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू इज इक्वल टू ये, मतलब i इज इक्वल टू आई, यूं अगर समझो वेक्टर्स की टर्म्स में पढ़ो तो i इज इक्वल टू आई, j इज इक्वल टू जे, k इज इक्वल टू के। अगर इसको x समझते हो, इसको y बोलते हो, इसको z बोलते हो, तो इसका x इसके x के इक्वल करना है हमने, उसके y को इसके y के, और इसके z को इसके z के। या सिंपल इज दैट, फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, टॉप टू बॉटम देखेंगे तो ये तीन इक्वेशन बन रही हैं। 2 प्लस जो है ना बेटा जी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s इक्वल्स, ये किसके हो जाएगा, 1 प्लस जो है ना ये t के इक्वेशन, आपके पास पहली इक्वेशन जो है ना ये बन जाएगी। इधर से मैं अगर जो है ना बेटा जी t को सब्जेक्ट बनाऊं, मैं इधर से अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आसान करके t को सब्जेक्ट बना लो, ये वाला 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बेटा जी आपके पास क्या आ जाएगा, 2s प्लस 1। तो 2s प्लस 1 इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरी के y को y के इक्वल कर दो बेटा, -1 प्लस 3s इज इक्वल टू 3 प्लस 2t। फुल तवज्जो के साथ बेटा जी इसको देखो, हमने एक मार्क भी लूज़ नहीं करना वेक्टर्स में से, ना कॉम्प्लेक्स नंबर से, ना डिफरेंशियल से। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड कर रहा है। तो इस 3 को उधर ले जाओ, ये 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो दूसरी इक्वेशन में 2t यहीं पे रह गया, 2t को मैंने कुछ नहीं कहा, तो ये राइट साइड पे बेटा चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे 3s और -4 हो जाएगा आपके पास। तो 2t इज इक्वल टू 3s माइनस 4, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इधर से इक्वेशन नंबर 3 बेटा कर लो, इक्वेशन नंबर 3 मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह हमारे पास है तो नीचे मैं लिख देता हूँ बेटा जी तीसरी इक्वेशन के लिए, यहाँ पर आप लिखोगे 1 माइनस एस इज इक्वल टू 4 प्लस के, जो तीसरी इक्वेशन हमारे पास है। तो आपने क्या करना है, इस तीसरी इक्वेशन को ना यहाँ पे जो है ना ये छोड़ दो, ये इक्वेशन नंबर 3 है। सर के कहाँ से आया है? वो के ऊपर इक्वेशन में मेरे ख्याल में कहीं से तो देखा है, ये 1 2 क्या था, ओ सॉरी, के क्यों लिखा है मैंने, 1। जी। वहाँ पे 1 लिखना है। ये देखो, ये मैं भी कहूँगी तीसरा वेरिएबल किधर से घुस गया है। तो जो यहाँ से मैंने जो दूसरी इक्वेशन का मैंने वेक्टर लिखना था ना 1 2, मतलब आई की जगह मैंने 1 लिखा, 2j की जगह मैंने 2 लिखा, के की जगह मैंने 1 लिखना था, तो ये के इसीलिए ये पकड़ा गया के। तो यहाँ पर बेटा के, और यहाँ पे क्या लिखोगे हम, यहाँ पर हमने के नहीं लिखना, यहाँ पर 1 लिखना है। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ, यहाँ पर आप देखें, ये हम इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं, तो बेटा जी बल्कि रेड कलर ही कर देते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है बेटा वेक्टर का, कोई उसमें मसला नहीं है। तो यहाँ पर 1 लिख दो, आप यहाँ पर आ गए, और जहाँ पर ये मैंने के लिखा है अब इधर से के हट जाएगा, और यहाँ पर बेटा जी आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 3s, ये तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 माइनस एस इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो मतलब वो तो 5 हो गया सीधा, सिर्फ 4+t होगा। 4 प्लस टी हो गया, कि ये पीछे उसका वेरिएबल टी है, यस 4 प्लस टी, तो दिस वुड बी 4 प्लस टी, दिस इज़ नॉट 1, टी से भी मल्टीप्लाई होना था, तो दिस इज़ योर टी। तो लुक ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस टी, यस ये वाला, ये आपके पास 1 माइनस एस, ये इक्वेशन नंबर 3 बेटा जी इसको यहाँ पे छोड़ दो। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और उनके जो आंसर आएंगे एस और टी के, मतलब इधर से इक्वेशन 1 से लेट्स सी हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये 2t इज इक्वल टू इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये मैं इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 में पुट करना चाह रहा हूँ,
तो बेटा जी यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 में जब आप 2 को पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा कैसे, ये आएगा 2 इंटू टी की जगह पे बेटा जी आप लिख दोगे 2s प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट साइड पे आपके पास है 3s माइनस जो है ना ये क्या था 4 था, ये आपके पास बेटा जी 4 आ जाएगा। तो लुक 2 टाइम्स 2 जो है ना बेटा जी ये 4s आ जाएगा, प्लस 2 1 सा 2 आ जाएगा, दिस इज 3s और माइनस 4, 3s को इधर ले आओ तो 4s माइनस जो है ना बेटा 3s, 4 माइनस 2 जो है ना इधर माइनस 6 आ जाएगा और s इज इक्वल टू माइनस 6। तो हमारे पास जो s का आंसर आया वो माइनस 6 आ गया। अब जो आपके पास s का आंसर माइनस 6 आ चुका है, अब मुझे t का आंसर चाहिए। मैं कोई सी इक्वेशन पकड़ लूँगा, यहाँ से मैं ये वाली इक्वेशन पकड़ लेता हूँ। तो लुक t इज इक्वल टू s का माइनस 6 है तो 6 टाइम्स 2 माइनस 12 प्लस 1, तो t का आंसर माइनस 11 आ गया। तो मुझे t का भी मिल चुका है आंसर, s का भी मिल चुका है। अब बेटा थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे फर्क आपको पता जितनी चल, देर तक आप ये कर रहे हो आप तीसरी इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। तीसरी इक्वेशन यूज़ नहीं करनी है आपने, वो आपकी टेस्ट इक्वेशन है। आपने दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, पहले तीन इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप बना लेनी है, किसी एक इक्वेशन को छोड़ देना है। देखो ना, हमने तो आज तक मैथ्स में साइमल्टेनियस इक्वेशन सिर्फ दो को डील करना सीखा हुआ ना, तीसरी एक वक्त में तीन इक्वेशंस को तो नहीं सॉल्व कर सकते हम। तो आपने कोई सी तीसरी इक्वेशन एज अ टेस्ट इक्वेशन छोड़ देनी है। तो जब आपको बेटा, एक मिनट, ये कौन आ गया है, रानिया रेहान, लुक ये हम आ गए यहाँ पे। अब देखें हमारे पास तो अब ये टेस्ट इक्वेशन बेटा हमारे, अब टेस्ट इक्वेशन पे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं कि स्क्यू हैं। लुक अब ये आपके पास टेस्ट इक्वेशन है, 1 माइनस एस इज इक्वल टू 4 प्लस टी बेटा, 1 माइनस एस, एस का आंसर है माइनस 6, तो आप इधर माइनस 6 पुट कर दो, इज इक्वल टू 4 प्लस टी का आंसर है माइनस 11। अब आप चेक करो 1 प्लस 1 6 प्लस 1, लेफ्ट साइड पे 7 और राइट साइड पे माइनस 7 आ गया। तो एक पे प्लस 7 और एक पे जो है ना माइनस 7 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये तो इक्वल नहीं है, प्लस 7 माइनस 7 के तो इक्वल नहीं हो सकता। तो आप इसको कह दोगे नॉट इक्वल टू। तो जब अगर यहाँ पे आंसर इक्वल आता तो इंटरसेक्टिंग हो जाती, अब क्योंकि इक्वल नहीं आया तो आप लिख दोगे सो स्क्यू। बस ये लाइन स्क्यू प्रूफ हो गई, दीज लाइंस आर स्क्यू, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो दिस वाज योर क्वेश्चन। यही वेक्टर के न्यू सिलेबस का मेन आइडिया है। दो लाइंस आपको दी जाएंगी, वो लाइंस कभी कहेगा कि शो करो कि दीज लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं। इसी प्रोसेस के थ्रू बेटा सबसे पहले लेकिन पैरेलल को नहीं भूलना, अपना टेस्ट पैरेलल वाला खुद ही रफ वर्क में कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है 4 मार्क का। पैरेलल वैसे होती भी नहीं है, 4 मार्क के लिए थोड़ी है, बच्चे ने बस देखना है अगर वो एक दूसरे का मल्टीपल हो गए। लेकिन 2 टाइम्स 2 4, 3 टाइम्स 2 6, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, अगर ये दोनों डायरेक्शन वेक्टर m1 इज इक्वल टू k टाइम्स m2 अगर हुआ तो लाइंस मस्ट बी पैरेलल, अदरवाइज दे आर इंटरसेक्टिंग आर स्क्यू। तो उसने कहा स्क्यू प्रूफ करो, मैंने कहा अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करें, हालांकि देखो उसने स्क्यू लिखा हुआ है, मैंने स्क्यू नहीं लिखा, मैंने लिखा कि भाई अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो, मतलब ये लाइन जा रही है दूसरी लाइन आए के इसको कट करे, अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होएंगी तो इक्वेशन 1 मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन 2। ये एक इक्वेशन गिवन थी, दूसरी इक्वेशन भी गिवन होगी आपको। आप जो है ना उन दोनों को इक्वल पुट करके कुछ भी इक्वेशन कन्वर्ट, ये जी वेक्टर फॉर्म है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, कोई फॉर्म्स को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बस यही लिखना है, ये मेथड मार्क हैं, इट्स माय गारंटी। आपने वो बस लेक्चर के दौरान चीज़ें बहुत सारी बतानी पड़ती हैं ताकि आपको नॉलेज हो। बस अब स्ट्रेट लाइन दो, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट R1 इज इक्वल टू R2, लेफ्ट साइड्स को इक्वल प्लस कर दो, राइट साइड को प्लस कर दो, फिर जो इक्वेशन बने उसमें से तीन इक्वेशन एक्सट्रैक्ट होंगी, x मस्ट बी इक्वल टू x ऑफ द अदर, y इज इक्वल टू y, या कोई बोले आपको i इज इक्वल टू i, j इज इक्वल टू j एंड k इज इक्वल टू k। यस, हम तीन इक्वेशंस को बेटा यहाँ से डिराइव कर लेंगे, एंड आफ्टर डिराइविंग थ्री इक्वेशंस कोई सी दो पकड़ लो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, s और t आ जाएगा,
फिर जो तीसरी इक्वेशन होगी वो टेस्ट इक्वेशन होगी, उसमें अपने आंसर्स लेफ्ट और राइट पे पुट कर दो। इफ लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइन तो इंटरसेक्टिंग, अगर नहीं तो स्क्यू। दैट्स इट। आगे वेक्टर टू नॉर्मल ये सिलेबस से निकाल दिया गया है बेटा। पहले ये वेक्टर्स काफ़ी मुश्किल होते थे। ये देखें, जो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती थी पहले आपके सिलेबस में, वो ख़त्म कर दी गई है। तो अब ये क्योंकि मैंने मुश्किल वाला चैप्टर 18 से निकाला है, तो यहाँ पर पीछे कुछ नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ आपका स्टार्ट वाला बचा हुआ है या आपका जो है ना लास्ट वाला जो है ना बचा हुआ है। तो बाकी चीज़ें लेटेस्ट पेपर में मैं आपको करवा दूंगा। इधर से सिर्फ आपने लाइंस आर स्क्यू ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब ये पेपर मैंने कहा ऊपर से हम सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं, ये है पार्शियल फ्रैक्शन। अब आ जाओ, दूसरा टॉपिक हमारा, सारे बच्चे इसमें कॉन्फिडेंट होते हैं और यहाँ पर ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। P3 को सुकून से करो, मैं कहता हूँ हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर पार्शियल ये पूरा P3 आप लोगों को फील होएगा कि ये बहुत ही आसान और कॉन्सेप्चुअल है, बस लेंथी है। फिर आखिरी दिनों में हम अप्रैल के एंड में इसकी मैंने टाइम मैनेजमेंट सिखानी है कि किस क्वेश्चन को कितने टाइम में हमने करना है और किस क्वेश्चन को हमने पहले करना है, किस क्वेश्चन को हमने बाद में करना है। तो वो उसके साथ हमें खुद ब खुद आइडिया होगा। लेकिन बिफोर गोइंग टू अचीव दैट लेवल आपको पहले प्रैक्टिस से गुजरना पड़ेगा। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन है तो ये वाला फॉर्मेट बी एक्स वाला आ चुका है, उसने खुद बना दिया है। इस फ्रैक्शन को इस फॉर्म में आप लोगों ने एक्सप्रेस करना है। तो आप सबसे पहले लिख दो, पहला स्टेप के जी अपने क्वेश्चन को हम रिजॉल्व कर देंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो कोई मसला नहीं है। तो रिजॉल्व कर दो आपने कहना है, क्योंकि रेजोल्यूशन है। तो रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो है ना ये रिजॉल्व करना है। तो अब पहला स्टेप, जो मेन इक्वेशन है वो आप एज इट इज़ अपनी बेटा ले लो। दैट इज़ x माइनस 4x का स्क्वायर, दिस इज x ओवर, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, 3 माइनस एक्स और दूसरी है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये एग्जामिनर की मेहरबानी है, उसने ये वाला फॉर्मेट लिख दिया। अगर ना भी लिखता ना तो क्वाड्रेटिक को देखकर हमने ये चीज़ खुद लिख देनी थी। तो हमने कहना है कि भाई देखो, दिस इज़ योर a ओवर 3 माइनस एक्स, रिवाइज हो जाएगी। जिसको भूला हुआ है सारी, ये पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर स्टार्ट वाला दूसरा तीसरा चैप्टर होता है। तो ये बी एक्स है बेटा, और प्लस जो है ना आपके पास c है, डिवाइडेड बाई जो है ना आपके पास ये आ जाएगा 2 प्लस जो है ना ये x का स्क्वायर। ये मेन क्वेश्चन उसने दे दिया इस दफ़ा, आपकी लक है उसने दे दिया, नहीं तो सिर्फ इसी क्वेश्चन को कहता है कि आपने इसको सॉल्व करना है। तो हमने मेन इक्वेशन लिखनी थी। अगर ये ना भी होता ना तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर एक्स स्क्वायर हो ना तो वो पार्शियल फ्रैक्शन में बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में हमें लिखना होता है। तो ये मेन इक्वेशन होती है। मेन इक्वेशन जब आप लिख लो तो फिर जो है ना इस पूरी इक्वेशन को डिनोमिनेटर से, ये मेन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये वाला पूरा डिनोमिनेटर है, याद रखो। तो यहाँ पर आप लिख दो कि भाई आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे क्या करना है बेटा जी, मल्टीप्लाई करना है। अब आपने यहाँ पर बोलना है कि जी मल्टीप्लाई करेंगे, लिखना है आपने इन स्टेप्स को, मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। जो मेन क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है आपने जस्ट उसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ भी नहीं करना आपने। द फर्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद द डिनोमिनेटर ऑफ द क्वेश्चन। अब सोचो मेंटली, अगर इस पूरी फ्रैक्शन के साथ ये वाला पूरा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेगा ना, ये सारा कट जाएगा। अगर ये यहाँ पे आ जाए, इमेजिन करो अगर ये वाला डिनोमिनेटर मैं यहाँ पर ये पूरा लेफ्ट से लेकर एंड तक मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, दिखाऊंगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि मैं करने क्या वाला हूँ। 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं दिखाना, एग्जामिनर को पता होता है। अगर ये मल्टीप्लाई करेगा ना तो ये पूरा डिनोमिनेटर को काट देगा। तो आपके पास लेफ्ट साइड पे बेटा क्या बच जाएगा, ओनली यू विल बी लेफ्ट विद x माइनस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर जब a के पास जाएगा ना मल्टीप्लाई होने के लिए, तो a के पास जो कुछ होगा वो कट जाएगा। मतलब a का ये वाला डिनोमिनेटर इसके इस नंबर से कट जाएगा, लेकिन ये वाली चीज़ बच के a से मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो a
into the second thing is 2 plus x square. तो you can write 2 plus x का स्क्वायर और प्लस, अब इस फ्रैक्शन के साथ आएगा ये वाला डिनोमिनेटर, ऐसे समझो ये लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई होता जाएगा एंड तक। तो इसके पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इट मीन कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइम 2 प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। आपके पास जो बी एक्स प्लस सी है ना बेटा जी, आपके पास ये जो बी एक्स प्लस सी है ये 3 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ तक पहुँचना है सब ने। जब यहाँ तक पहुँच जाओ तो फिर में ये है मेन इक्वेशन जो कि हमें कन्वर्ट करनी होती है। इस क्वेश्चन में उसने कन्वर्ट करके फॉर्मेट ही बता दिया। ये आपकी लक है कि एग्जामिनर कभी बताता है, ज़्यादातर ये नहीं बताता। अब आपने क्या करना है, इसमें से ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालने के लिए पहले देखो ए, पहली फ्रैक्शन ए के नीचे क्या है 3 माइनस एक्स। तो बेटा इस 3 माइनस एक्स को इक्वल टू 0 कर दो, तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस पूरी इक्वेशन में मैं x इज इक्वल टू 3 को प्लग इन करूँगा तो a b c कुछ भी आ सकता है। अच्छा देखें, कुछ टीचर्स रट्टा मरवा देते हैं कि a के डिनोमिनेटर को पुट करोगे ना तो सिर्फ a ही आएगा। ये नहीं करना आपने, आ जाए मुझे क्या एतराज़ है। अगर ये लुक, अगर a के डिनोमिनेटर को पुट करने से अगर पूरी इक्वेशन के बाद a निकल आए तो वेलकम, b निकल आए तो मेरी नज़र में तो वेलकम। लेकिन अगर जिस टीचर ने यहाँ पर ये सिखा दिया कि जी फॉर a, वो कॉन्फिडेंटली बच्चे लिख लेते हैं कि भाई अब हर हाल में a आएगा। ऐसा नहीं होता। कभी 90% ये कोइंसिडेंट होता है कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पुट किया जाए ना ऊपर न्यूमिरेटर ही निकल आता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस होंगे आप अगर आपने एग्ज़ाम में नीट लिख दिया कि फॉर ए, इट मीन्स कि यू आर 100% श्योर कि x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में पुट करने से a का आंसर आएगा। अगर 100% श्योर हो, लक चल गई तो ठीक है। अगर वो a का आंसर ना आया, b निकल आया, तो फिर काटोगे, फिर तो बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी एग्जामिनर की नज़र में। तो इसलिए ऐसे काम नहीं करने। आपको नहीं पता, जब मैं कह रहा मुझे भी नहीं पता कि ये पुट करने से जो निकलेगा वो वेलकम, हमें वही चीज़ चाहिए। तो लुक नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस 3 इनटू द मेन इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कैलकुलेटर जिस जिसके पास है वो बेटा कैलकुलेटर जो है ना रेडी कर लो ताकि जो है ना टाइम वेस्ट ना हो। दिस इज ऑन द राइट हैंड साइड a, दिस इज 2 प्लस 3 और ये 3 का स्क्वायर है आगे, प्लस बी एक्स की जगह पे हमने 3 पुट करना है, प्लस सी इंटू 3 माइनस 3। तो देखो बी एक्स प्लस सी है, सॉरी बी एक्स प्लस सी है। वेट, ये देखे ना यहाँ पर ये गलती होने लगी थी। ये वाली पूरी चीज़ है, यहाँ पर ये बी एक्स प्लस सी एक ही ब्रैकेट के अंदर है, बी एक्स प्लस सी एक ही ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर b इंटू 3, मुझे यहाँ पे c लिखना है, इसके बाहर 0 हो जाएगा। अब ये वाली टर्म जब 0 हो जाए तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। दिस विल बी गॉन, तो ये ख़त्म। अब देखें, वो टीचर कहते हैं सर हमने बोला नहीं था, बच्चे कहते हैं सर जी हमारे सर ने तो बताया था a ही आएगा। तो यस देखो इस कंडीशन में a ही आ रहा है। लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि ए नहीं भी आता होता कभी कभी। 3 स्क्वायर 9, 9 4 आर बेटा 36 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25a। और 36 में से 3 माइनस करो बेटा जी, आपके पास क्या आ जाएगा? 36 में से आप करोगे 33 माइनस 33 आ जाएगा। वेट, इधर जो है ना ये क्या था 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, राइट साइड में हमारे पास क्या बच गया था बी एक्स 3 माइनस 3 0, ये तो उड़ गया। तो 3 का स्क्वायर, ये सॉरी ये देखो मैंने यहाँ पे गलती की है बेटा। अब तुम इतने बच्चे बैठे हो, आप मेरी गलती नहीं पकड़ोगे फिर दोबारा जो है ना क्वेश्चन जो सर मैंने कैलकुलेटर पे देख लिया था वहाँ -33 आएगा। तो मेरी बेटा मुझे बताया ना फिर। मुझे समझ नहीं आ रही आपका क्यों नहीं आ रहा। ये देखे ना मैं क्या कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो
तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3+2, पहले बॉड मैथ्स का मैं बॉड मैथ्स को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं 3+2 5 करके 25 लेके आ रहा हूँ ना, तो ये तो मेरी मिस्टेक है। 3 का स्क्वायर 9, 9+2 11, तो यहाँ पर जस्ट आपके पास बेटा जी आपके इधर आएगा -33, लेफ्ट साइड पे तो गलती नहीं हुई लेकिन इधर 11 आएगा, तो दिस इज योर 11a। तो a इज इक्वल टू बेटा जी क्या हो जाएगा, -33 डिवाइडेड बाई 11, तो इट्स -3, तो a इज -3, आपके पास a जो है ना -3 आ चुका है। अब दूसरी तरीका देखो, या तो अब आपके पास दो अप्रोचेज हैं, या सर हम तो सीधा सीधा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स नहीं कर सकते? अब करेंगे, अब मैं वही चीज सिखाना चाह रहा हूं आपको, कंपेयरिंग इधर स्टार्ट में नहीं कर सकते थे, अब करो आप, देखें एक आंसर आ गया ना आपके पास। अब दूसरी चीज समझो, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट क्यों फास्ट मेथड है। या तो अब यहां पर देखो, ये वाली बी एक्स प्लस सी के नीचे डिनोमिनेटर देखो, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा ना तो -2 एरर आ जाएगा, तो अब आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तुक्का का मतलब है कि पहले आप x की वैल्यू 0 पुट करके ट्राई मारो, फिर अगर जो है ना x ये किया तो फिर x इज इक्वल टू 1 भी डाल के ट्राई मारना, क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करने से वो इक्वेशन इतनी साइमल्टेनियसली कंपेयर मुश्किल हो जाती है कि बच्चा जो है ना एंड पे ना उसको कहती है सॉरी मेरा बी रॉन्ग आया, कोई बच्चा कहता है मेरा सी ये था। जब एग्ज़ाम देकर बाहर निकलते हैं ना जी, ए यस सर मेरा मेरा ए बिल्कुल ठीक आया है, सर मेरा बी ये आ रहा था, लड़कियां कह रही थी मेरा बी ये आ रहा था। तो आपके बी और सी में अगर मसला खड़ा हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन उड़ जाएगा। तो इसीलिए ये x इज इक्वल टू 0, वैल्यूज जो कॉन्फिडेंट है बच्चा वो ये वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। लेकिन जो मेथड मैं सिखाना चाह रहा हूं बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, वो फास्ट है, सिक्योर है, उसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी देखो कैसे, अब मैं लेफ्ट साइड को एज इट इज लिखता हूं, अभी हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट की तरफ जा रहे हैं। बोथ मेथड आर करेक्ट, लेकिन आप वो सीखो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। हिट एंड ट्रायल मैंने सिखाया हुआ है, बहुत सारे बच्चे एंड पे एग्जाम देकर यही कहते थे सर ए ठीक था, बी का पता कोई नहीं है, तो वो ठीक है या गलत है। लेफ्ट साइड बेटा एज इट इज लिखो। अब आप ना ए को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2a प्लस जो है ना बेटा जी बन जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, और राइट साइड पे आपके पास जो है ना ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करो, बी एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3bx, सिंपल, दिस वुड बी लाइक 3bx। अब इस bx को अगले x से मल्टीप्लाई करो तो बेटा ये क्या बन जाएगा, -bx का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस c की बारी, इस c को 3 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा जी ये आ जाएगा 3c, और माइनस जो है ना आ जाएगा cx। बस ये काम करने के बाद अब आपने यहां पर क्या लिखना है, बाई कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अब यहां पर आप लिख दो बाई कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अब आपने लेफ्ट राइट पे ना कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का जो यहां पर पहले लिख ही लेते हैं, मैंने कोएफिशिएंट लिखा है तो मुझे असूली तौर पर यहाँ पर -4 लिखना चाहिए, लेकिन अभी देखो राइट साइड पे ए एक्स का स्क्वायर है और -bx का स्क्वायर, और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखो दिस इज ए एक्स का स्क्वायर माइनस जो है ना बेटा जी बी एक्स का स्क्वायर। राइट साइड से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -4x का स्क्वायर। अब देखो x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कट गया, अब लेफ्ट साइड पे बच जाएगा -4 इज इक्वल टू a माइनस बी। अब मेरा बेटा बताओ a की वैल्यू हमने ऊपर क्या निकाली थी, अलीना फारूक, -3, तो बेटा जी यहाँ पर आप पुट कर दो -3 माइनस बी इज इक्वल टू -4। अब b को इधर ले आओ, b को मैं यहाँ पे जगह ये b लेफ्ट साइड पे मैं लेके जा रहा हूँ, b पॉजिटिव हो गया, राइट साइड पे -3 है, ये 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 3 निकालो तो b का आंसर 1 आ गया आपके पास। ग्रेट, तो वी आर डन विद आवर बी। देखो कोई गलती हुई, किसी भी बच्चे की गलती, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 99% आप सिक्योर हो जाओगे।
अगर आपको ये वाला मेथड सीख लिया और अच्छा लगा, जिन बच्चों को हिट एंड ट्रायल का शौक है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन में एंड अप होंगे, और साइमल्टेनियस इक्वेशन को फिर आगे वो उनके 3 मिनट्स 4 मिनट एक तो ज़ाया होंगे, और इट इज़ नॉट श्योर कि वो ठीक भी निकाल। मैं नहीं कहना चाह रहा, जिनकी साइमल्टेनियस इक्वेशन अच्छी हैं दे कैन मूव फॉर दैट मेथड, कोई मसला नहीं है, दोनों एक्सेप्टेड हैं। अब देखो, अब आपने यहां पर क्या लिखना है बेटा जी, अब आप लिखोगे कि भाई कंपेयरिंग, अब दूसरा लिखो, हमने सी तो निकालना है ना, अब आप लिखो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर करना है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ ये एक्स है। अब मैं, आप बड़े हो गए हो, अब मैं डायरेक्ट 1 लिखूंगा क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। राइट साइड पे एक्स के साथ 3b भी है और एक्स के साथ ये c भी है। इस 3c को नहीं लिखना, सिर्फ एक्स के कोएफिशिएंट लिखने हैं। तो लुक, इधर राइट साइड पे 3b है एक्स का कोएफिशिएंट, तो आप लिख दो 3b और -c, बस। आप देखो b का आंसर क्या निकाला है हमने अभी, 1, तो 3 इंटू 1 माइनस c इज इक्वल टू 1। तो अब c को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो c इज इक्वल टू 3 -1, तो c इज इक्वल टू 2। तो अब आपका c का आंसर 2 आ गया। अब ये 5 नंबर की मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि जिसका ए बी सी में से किसी एक का भी आंसर रॉन्ग हो गया ना, वो ये वाला पार्ट बाइनोमियल का नहीं कर सकता और ना ही वो इंटीग्रेशन कर सकता है। Remember this point. This is a fundamental thing you need to understand कि अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हो, किसी बच्चे का ए बी सी में से कोई एक आंसर भी रॉन्ग हुआ ना, आगे अगर दूसरे पार्ट में इंटीग्रेशन करनी हुई तो फ्रैक्शन गलत हो गई, इंटीग्रेशन गई। अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम लगाना होगा, पार्ट 2 वाला, बाइनोमियल से अगर एक्सपेंशन करनी होगी, तो मुझे बताओ जिसकी फ्रैक्शन रॉन्ग, बी सी रॉन्ग, उसको फिर वो तो फिर जो है ना एग्जामिनर के ऊपर है, फिर वो कहेंगे जी मिन्नतें करेंगी या ईसीएफ के लिए दुआ करेंगी, तो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे। तो सेंसिबल चीज़ बेटा ये है, मेरे स्टूडेंट्स की आज तक पार्शियल फ्रैक्शन में गलती नहीं हुई। रीज़न इज़ दैट वो ये एडवांस मेथड सीखते हैं और उसके मुताबिक मूव करते हैं कि वो, मैं पता है हिट ये साइमल्टेनियस में, मैं आपको सच बताऊं, इतना ये रायता फैल जाता है, मुझसे भी 1-2 दफ़ा क्वेश्चन गलत हो गया, बी का कुछ आ जाता था, कभी सी का कुछ आ जाता होता है, तो दैट बिकम्स वेरी, जो है ना, आप कह सकते हैं मैसअप सिचुएशन में आप चले जाओगे, तो ऐसा कभी भी नहीं करना। तो लुक, क्वेश्चन नंबर 9, हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ए बी सी जब निकाल लो ना, अभी खुश होकर भागना नहीं है, अब फौरी तौर पर इसी के सामने एंड पे लिखना है, उधर जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने ये जगह अपने लिए साफ कर लेनी है, फाइनल आंसर एग्जामिनर को देना है ना बेटा आपने। अब यहाँ पर आपने इसके सामने इक्वल लिख रहा हूँ मैं, ताकि जगह मेरी बच जाए। अब आप मुझे बताओ, ये जो फ्रैक्शंस निकल रही हैं हमारे पास, बेटा ए की वैल्यू क्या आई थी, -3, तो यहाँ पर आप लिखोगे -3 ओवर 3 माइनस एक्स। भागना नहीं है अगले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में उसको ये वाला फॉर्मेट अब क्लियर करके बताओ कि ए जो अननोन था वो -3 था, अब ये फ्रैक्शन ये थी, आगे प्लस जो है ना बेटा जी आपके पास प्लस, बी का आंसर 1 आया है तो 1 इंटू एक्स, तो एक्स ही हुआ, सी का आंसर हमारा 2 आया है तो x प्लस 2 हो गया बेटा, डिवाइडेड बाई जो है ना आपके पास आ गया 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये एंड पे दिखाना है कि वी एंड अप विद दिस पार्शियल फ्रैक्शन एज दिस आंसर, तो ए का आंसर यहाँ पे दिखाओगे फुल 4 मार्क, या ज़्यादातर ये 5 मार्क की डिवीजन होती है, 5 मार्क पहले के और 5 मार्क बेटा पार्ट 2 के होंगे। तो वी आर डन विद दिस पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसी क्वेश्चन को उठा के हम फ्रैक्शन को यहाँ पर लिखेंगे दोबारा और इसको एक्सपेंड करना। अब ये आपके पास बाइनोमियल बेटा जी आ रहा है, अब आपने रिजल्ट्स उठाने हैं, हैंस लिखा हुआ है, तो जब भी किसी क्वेश्चन में हैंस लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपने बेटा जी ऊपर से रिजल्ट उठाना है। लुक, आपने कहना है कि जी देखें यहाँ पे हमने ये, यहाँ पे ये देखो, यूजिंग रिजल्ट्स लिख दो, एग्जामिनर कह रहे हैं कि आप या उठा लिया करना या लिख दिया करें। यूजिंग रिजल्ट्स, जितनी ज़्यादा क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट, यूजिंग रिजल्ट्स आपने कहना है ऑफ पार्ट वन का रिजल्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं, और हैंस का भी यही मतलब होता है, जिस क्वेश्चन में हैंस लिखा होगा, हैंस ऑब्टेन द एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स क्यूब। तो सबसे पहले
यहाँ पर बाइनोमियल का बेटा जी एक्सपेंशन का फार्मूला या रिवाइज करो। मैं यहाँ पर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। जो भूल गए हैं वो दोबारा लिख ले, क्योंकि अब ये नहीं भूलने देना मैंने एग्जाम तक। बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही हम इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। दैट वुड बी योर बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन का बेटा जी फार्मूला होता है हमारे पास 1 प्लस x होल पावर n इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, पहली टर्म हो गई, फिर दूसरी टर्म हो गई, फिर तीसरी टर्म आप लिखोगे n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस, फिर ये पूरी चीज़ ऊपर वाली उठाओगे n इंटू n माइनस 1, एक दफ़ा फिर n माइनस 2 ओवर 2 फैक्टोरियल से हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और इंटू एक्स क्यूब। सो ये मेन फार्मूला है और 3 टर्म्स तक ही ये जाता होता है। इस फार्मूले को देखते हुए हमने बेटा जी पिछली वाली फ्रैक्शंस उठानी है हमने। अब पिछली वाली फ्रैक्शन बेटा जी ये वाली मेन फ्रैक्शन जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो अलीना या कॉपी कर लो, अगले पेज पे मुझे बताना है -3/3 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आप इसको कर ले। अब अगले पेज पे मुझे आपने बताना है। अब यहाँ पर क्योंकि जगह वो काफ़ी छोड़ देता है, अब आपने कहना है कि जी जो फंक्शन है उस फंक्शन को हमने एक्सप्रेस करना है। हमारे पास क्या था, -3 ओवर ओवर 3 - x। शाबाश, तो 3 माइनस एक्स लिखेंगे हम। और उसके बाद जो है ना बेटा जी आप लिखोगे x प्लस 2, दिस इज ओवर x। 2 + x²। शाबाश, तो ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब एक चीज़ याद रखो, ये फार्मूला तब ही काम करता है जब अंदर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो। अंदर हमेशा पहले 1 होना चाहिए, अंदर 1 होना चाहिए। यहाँ पे कोई और नंबर हुआ ना तो दिस फार्मूला विल नॉट वर्क। इस फार्मूले की ये शर्त है कि 1 प्लस एक्स का मतलब है कि पहले कांस्टेंट होना चाहिए और वो कांस्टेंट 1 होना चाहिए। तो अब देखें इसके साथ मैंने क्या करना है। अब आप इसको देखोगे भाई, अब हमें फार्मूले को भी माइंड में रखना है। -3 आपने एज इट इज़ लिखा, डिवाइडेड बाई, अब आपने कहना सर इसमें तो पहले कांस्टेंट तो है लेकिन 1 तो नहीं है। तो अब आपको ना यहाँ से बेटा जी 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आप 3 को कॉमन लेते हो तो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 3 1 हो जाएगा, माइनस, लेकिन x को भी आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास जो है ना फ्रैक्शन यूं बन जाएगी। अब आपने क्वेश्चन को सीधा करना है। अब दूसरी x प्लस 2 तो बेटा एज इट है, x प्लस 2 को एज इट इज लिखो। अब डिवाइडेड बाई 2, आपने कहना है पहले तो कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन वो 1 होना चाहिए। सर इधर फिर मसला था, उसने फिर 2 दिया हुआ था, तो बेटा आप 2 को कॉमन लिखो ना, 2 को कॉमन लिखो और यहाँ पर लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब देखो, अब आगे अब कंडीशन हो गई सीधी, फार्मूला आपका सेट हो गया। क्या फार्मूले में सेटिंग हो गई सर? अब आप लगा सकते हैं फार्मूला। अब मैं क्या करूँगा, देखें मैंने कहना है कि जी भाई मुझे जो है ना ये वाला फार्मूला 3 से, देखो ये 3 और ये 3 तो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे बच जाएगा बेटा जी -1। -1 के बाद इस पूरी ब्रैकेट को ऊपर ले जाओ। अच्छा, ये ऊपर वाली भी शर्त है कि आपके पास जो जो n है ना, वो n भी आपका नेगेटिव होना चाहिए। ये वाला n फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है। अब लुक, इस पूरी चीज़ को डिनोमिनेटर में नहीं रखना, इसको आप ऊपर उठा के ले जाओ। तो दिस वुड बी लाइक x ओवर 3 और इस सारे की पावर बेटा क्या हो जाएगी -1। तो ये पहले इक्वेशंस को आपको सीधा करना पड़ेगा। प्लस ये 2 जो है ना इसको बेटा आप 1/2 कर दो, 1/2 बोल दो। और ऊपर न्यूमिनेटर में देखो x प्लस 2 आपके पास पड़ा हुआ है और नीचे वाली पूरी फ्रैक्शन जो है ना ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। x प्लस 2 अब ये ऊपर जाएगी तो बेटा जी ये बन जाएगी आपके पास 1 प्लस
एक्स का स्क्वायर ओवर 2 और इस सारे की पावर -1। अब आप इस काबिल हुए हो कि आप फार्मूला लगा सको। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हलवा नहीं है बेटा जी, 5 नंबर ऐसे नहीं देगा एग्जामिनर आपको। आपको पहले उसे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन फ्रैक्शन में कभी डायरेक्ट फार्मूला लग ही नहीं सकता। फार्मूले की तो शर्त है, इट मस्ट बी 1 प्लस एक्स टू द पावर एन दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। नाउ आई कैन अप्लाई द फार्मूला। अब आप लिखो। अच्छा, मज़े की बात ये देखो, यहाँ पर ना आप शुरू में ना ऐसे यहाँ पर ये 3 ब्रैकेट्स छोड़ दो, क्योंकि ये आगे लंबा काम होने वाला है। इधर भी आप यहाँ पर 1/2 लिखकर, अब यहाँ पर जो है ना ये आपको बता रहा हूँ कि गंद से बच जाओगे आप। यहाँ पर जो है ना ये वाला आप ऐसे, इस ब्रैकेट को तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको आपने x + 2 एज इट इज़ लिखना है। अब आगे जो ब्रैकेट होगी ना, अब इस ब्रैकेट के लिए हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हैं। इन ये 2 ब्रैकेट है, सॉरी, इन दोनों को खोलना है। इधर गंद ना मारो, आप नीचे चलो, जगह दी होती है एग्जामिनर ने। अब आपने यहाँ पे गंद मारना है, मतलब पहली ब्रैकेट को इधर खोल के दिखाना है। आपने अपने क्वेश्चन को इतना नहीं गंद मारना। देखो, आपने एग्जामिनर को क्लियर देना है, क्लियर मैसेज देना है कि भाई हम A* स्टूडेंट हैं, हमें हर हाल में A* चाहिए। तो यहाँ पर हम बाइनोमियल लगाने से पहले, जैसे ही यहाँ पर आप आओगे तो अब आपने कहना है कि बाइनोमियल अब लग रहा है। अब यहाँ पर आप लिख दो कि वी आर गोइंग टू अप्लाई द बाइनोमियल 1। अब यहाँ पर आपका बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन लगने वाली है। क्यों गंद मारना है हमने? अगर देखो, कुछ बच्चे यहीं पे शुरू हो जाएंगे, पीछे -1 भी, यहाँ पर नेगेटिव भी लगाओ, जो यहाँ पे लगे वो ये ब्रैकेट पहले फैलेगी फार्मूले की तौबे, फिर 1/2, फिर फैलाओगे, पूरा रायता बन जाएगा बेटा जी। हाथ नहीं आना तुम्हारे, फाइनल एक्सप्रेशन तक फंस जाओगे, मुफ्त की टेंशन हो जाएगी। आराम से मूव करो। यहाँ तक पहले मैंने गिवन क्वेश्चंस को सीधा किया। इस क्वेश्चन के बाद आई कैन अप्लाई फार्मूला नाउ। फार्मूला लगाने की कुछ कंडीशंस हैं कि ब्रैकेट में पहला नंबर कांस्टेंट होना चाहिए और वो 1 होना चाहिए, और पावर हमेशा नेगेटिव में या फ्रैक्शन में होनी चाहिए। कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो काम नहीं करेगा। देखो ना, इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू 1 है, मैंने तो इस ब्रैकेट को तो कुछ नहीं कहना, मैंने तो सिर्फ इन 2 ब्रैकेट्स को कहा है कि फार्मूला लगेगा। आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर इस ब्रैकेट पे क्यों नहीं लगा। मैंने कहना बेटा जी इसकी पावर 1 है, तो n की पावर हमेशा -1 होगी, फ्रैक्शन में होगी, और पॉजिटिव पावर पे ये फार्मूला काम नहीं करता। तो इसलिए ना मैंने इससे कॉमन लिया, ना मैंने इसको छेड़ा इस ब्रैकेट को। तो आप इस ब्रैकेट को कुछ भी नहीं कर सकते, इस ब्रैकेट को आपने एज इट इज़ बेटा जी छोड़ देना है। अब मुझे बताओ बेटा जी, अब हमने जो है ना इसको एक्सपैंड करना है, तो पहली ब्रैकेट एक्सपैंड कौन करवाएगा? फार्मूले के मुताबिक। आराम से करोगे ना तो गलती नहीं होगी, भागोगे। 1 + nx, तो आपने सबसे पहले 1 तो एज इट इज़ लिखना है, प्लस nx, n हमारे पास -1 है। अब देखो 1 + nx, ये ऊपर फार्मूले को आपने माइंड में रखना है, ये आपके पास है ये वाला फार्मूला। 1 + nx हो गया, फिर आपके पास n इंटू, आपके पास फ्रैक्शन आना शुरू हो जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन को आराम से देखते हुए फार्मूला, ये मेरे ख्याल में डाटा बुकलेट में भी आपके पास मौजूद होता है। तो हमारे पास 1 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब आपने क्या करना है जी, दूसरा nx, आपके n की पावर जो है ना ये आपके पास ये है n, बल्कि एक काम करो, इधर लिखो कि आपके पास जो n है, आपके पास जो n है वो -1 है, और जो आपके पास x है वो -x/3 है। आपका काम और आसान हो जाएगा। फार्मूला लगाते हो, आपको nx चाहिए, n तो -1 है, तो बेटा -1 इंटू एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर सीधा मुझे x/3 मिल जाएगा। तो ये n, फिर आगे मैं क्या लिखूंगा, n इंटू n-1, n कितना है सर? -1 है, तो यहाँ पर बेटा पहली ब्रैकेट लगाओ -1, फिर n-1, तो -1 अब ये वाला सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका कैलकुलेटर उठा लेगा। तो इधर तो घबराना ही नहीं है, हमने तो जस्ट एक दफ़ा फार्मूला सारा पुट करके कैलकुलेटर के हवाले कर देना है, फिर कैलकुलेटर जाने, उसकी कैलकुलेशन जाने, गलती नहीं होगी। इंटू एक्स का स्क्वायर, अब x क्या है हमारा? -x/3 है, तो x आपका जो है ना -x/, ये लिखो यहाँ पर बेटा
-x/3 और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करो। अभी दूसरी ब्रैकेट के लिए मैं अलग से जगह ढूंढूंगा जो उसको बनाएंगे, या फिर आपने वो होमवर्क में खुद खोलना है और फाइनल आंसर इसका निकालना है। आई एम जस्ट एक्सपेंडिंग वन ब्रैकेट ताकि हमारा जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब लुक यहाँ पर देखो -1 है, और यहाँ पर ये देखो। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये, अब आप इसको कैलकुलेटर के अंदर 1 + x+3 को तो डालने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो काम आपके पास आएगा तो ये -2 +/2 फैक्टोरियल आएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो ये फाइनली आपके पास बेटा जी ये चीज़ बन जाएगी x का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर, जो है ना बेटा जी 9 आ जाएगा आपके पास, और प्लस जो है ना आगे यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। मैंने ये वाला काम कर दिया फर्स्ट ब्रैकेट का। अभी बताओ कितना टाइम रह गया कॉल एंड अप होने में? 8 मिनट्स। 8 मिनट्स में मैं चलो दूसरी ब्रैकेट एक्सपेंड कर ही देता हूँ, हो जाएगी। अब यहाँ पर ही हम ये काम कर लेते हैं। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आप ये माइनस से ब्रैकेट खोल भी लो बेटा। अब ये जो मैंने -1 लगाया हुआ है तो दिस इज़ -1, और आपके पास आ जाएगा बेटा जी -x/3, और माइनस जो है ना बेटा जी x का स्क्वायर +9। तो हमने ये पहला हिस्सा कर लिया। ओके, इसके बाद अगला हिस्सा जो है ना ये +1/2, लुक ये उठाओ और अपनी उस खाली ब्रैकेट में डाल दो। मैंने तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी आप ना करो। अभी आपने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ लिख दो 1, और प्लस जो है ना जो हमने शुरू में जगह खोली थी x प्लस ये हमारे पास था x/3, और प्लस जो है ना बेटा जी x का स्क्वायर ओवर 9। तो ये मेरे पास पहला हो गया। अब जो है ना मैं तो यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ, इरेज कर रहा हूँ। आप लोगों ने साइड पे वर्किंग ऐसे दिखानी है एग्जामिनर को, और वो मजबूर हो जाए कि बच्चे ने ये सारी वर्किंग जो है ना साइड पे नीचे कहीं पे की हुई है, तो फिर उधर से उठाना है और आपने अपने इसके अंदर ये एक्सपेंशन को बस डाल के सिंप्लीफाई कर लेना है। अभी हम इसकी दूसरी एक्सपेंशन भी यहाँ पे कर लेते हैं कि जी हमारे पास सर दूसरी लेकिन क्वेश्चन में उसने लिखा है कि x³ तक इसकी टर्म्स डालनी है। x³ तक बोला, वो लिखा हुआ है उसने। जी। ओ लिखा हुआ है, तो मैंने फिर एक टर्म तो मैं खा गया हूँ। तो तीसरी टर्म हमारे पास क्या बनेगी? मैं तीसरी टर्म खोल रहा हूँ, तो इधर जो है ना फिर वापस उसी पोजीशन में चले जाएं। यहाँ पे जो है ना एक ब्रैकेट को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये चीज़ देखें ना, मैंने यहाँ पर 2 पे ख़त्म कर रहा था। तो ये देखो क्वेश्चन को फिर पढ़ लो। उसने बोला है कि अप टू इंक्लूडिंग द टर्म इन x³। यस, नाइल इज़ राइट कि x³ तक जाना था, मैंने स्क्वायर तक कर दिया। अब जो है ना x³ की टर्म मैं यहाँ पे निकालता हूँ। तीसरा हिस्सा क्या बच गया था जी? तीसरा हिस्सा हमारे पास बच गया था, क्या होता है तीसरा? n इंटू n-1, लुक n इंटू n-1 इंटू n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू x का क्यूब। हमारा x जो है ना ये -x/3, और इसका बेटा जी अब क्यूब करो। ये -1 है, सारा काम कैलकुलेटर आएगा, लेकिन आप -1 -1 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू बेटा जी -x/3, और इसका क्यूब होगा। तो -1 -1, तो ये -2 इंटू -2 +2, तो ये -3। तो ये आपके पास जो है ना कितना होगा कैलकुलेटर? ये आपके देखो ये -1 और -2 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -2 +2 हो जाएगा। फिर -1 और -1 ये -3 हो जाएगा, और नीचे 3 फैक्टोरियल है। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2, तो ऊपर 3 2 6 और नीचे भी 6, ख़त्म हो गया। बाहर माइनस भी इसका बच जाएगा। तो -x का क्यूब बेटा जी आपके पास x का क्यूब आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, तो इसका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तीसरी टर्म है इसका मतलब है कि वो हमारे पास x का क्यूब ओवर 27 है। तो आई एक्सपेंडेड टिल x³ तक हमने लगा लिया। ये फार्मूला लगाना सीख लो, उसके बाद मसला ही कोई नहीं रहता। ये भी आपके मुफ्त के मार्क्स होंगे। इस क्वेश्चन को हम टाइमर लगा कर किया करेंगे कि कौन बच्चा इसको तेज़ी के साथ 5 मिनट में 4 मिनट्स में कर लेता है, क्योंकि इसमें रूल्स होते हैं कि 1 पेज तक 1.5 पेज तक क्वेश्चन ने जाना होता है। तो देखें फार्मूला कंडीशन ये एक्सपेंड आप खुद कर लोगे, अब उसमें कोई मसला नहीं, फिर आगे सारा कैलकुलेटर का काम है। आई एम रिपीटिंग अगेन द फार्मूला कि 1 + x⁴n होता है बेटा। इसको खोलना कैसे है? यहाँ पे कंडीशन पहले देखो, कंडीशन को रट्टा मारो कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर
कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरे नंबर पे x होना चाहिए और उसकी पावर n होनी चाहिए। और n जो है ना कैन नॉट बी +1 n कभी +1 या +2 नहीं हो सकता। अगर वो हुआ तो वो p1 का बाइनोमियल बन जाएगा, p3 का बाइनोमियल नहीं हो सकता। n बस 1 नहीं होगा, n की वैल्यू जो है ना -1 हो सकती है, कोई फ्रैक्शन हो सकती है। लेट्स सी 2/3 या 3/2 जो डेसिमल में आंसर देगी, वो वाली फ्रैक्शन भी आपके पास बेटा जी आंसर आएगा, यू कैन यूज़। तो सबसे पहले कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट अगर 1 ना हुआ, 2 + x हुआ, तो आपके पास जो है ना यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, जो अभी जो चीज़ सिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे बच्चा गलती करता है। अब उसके पास ब्रैकेट होती है और उसकी पावर -1 भी होती है, वो 2 कॉमन लेता है, 2 कॉमन लेके ना खुश हो जाता है, x प्लस और इस सारे की पावर -1। गलत है ये ब्रैकेट से कॉमन नहीं लिया जा सकता, आपको 2 के ऊपर भी -1 लगाना पड़ेगा। कॉमन लेते वक्त बहुत ज़्यादा होशियार होना है आपने। कॉमन जब कांस्टेंट देखो 1 नहीं है, लेकिन आपको तो पता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन लगता ही 1 के ऊपर है, तो जब वो 1 नहीं है, वो कोई और नंबर है, तो बी वेरी केयरफुल। ऊपर मुझे ये मसला क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में था, उसकी वैल्यू पॉजिटिव थी। देखें, आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर आपको ये मसला क्यों नहीं आया। देखिए, मैं जो था ऑलरेडी डिनोमिनेटर में ये काम कर रहा था, तो डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि मैंने फिर इसको ऊपर लेके जाना था। मैंने कॉमन डिनोमिनेटर में ही ले लिया था, मैं न्यूमिनेटर की तरफ लेके ही नहीं गया। लेकिन आपको तो कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन देगा कि आप जो है ना उसको कॉमन लेना है, तो देन जो है ना आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ से ऊपर ले जाते हो पहले ही, फिर कॉमन लेना चाहते हो, तो दिस विल वर्क, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है। तो आपने ये 2 कॉमन लिया, उसके ऊपर -1 लगाओ, 2 -1 का मतलब है कि ये 1/2 ही है। और आगे अब आपके पास 1 + x, और इस पर अब देखो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, पहला नंबर कांस्टेंट और कांस्टेंट भी 1 हो गया। और यहाँ पर लिखो कि सर ये जो n है -1 है, और मेरा जो x है इस केस में, ये तो मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पर आपके पास वो खाली x है, लेकिन हमारा जो है ना वो x/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट डोंट फॉरगेट टू राइट योर डाटा। यहाँ पर ये डाटा लिख लोगे तो फार्मूला अप्लाई करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटा जी आसानी होगी। तो n लिखो और उसके बाद इसको एक दफ़ा रट्टा मार लेना है, n 1 + n इज इक्वल टू, दिस इज़ द फार्मूला 1 + x। जो मेजर याद करने वाली चीज़ है वो यहाँ पर ये है। तो बाइनोमियल पार्शियल फ्रैक्शन के साथ बेटा जी आपका बाइनोमियल का चैप्टर भी आज रिवाइज हो गया। इसको 2 चैप्टर समझें आपने अपने क्लियर कर लिए। दिस इज़ योर बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ P3। लुक दिस 1 + x टू द पावर n। तो इस तरह से मैं करवा रहा हूँ कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। 1-2 पेपर्स इस तरह डिटेल में नोट्स के साथ आप रिवाइज कर लो, क्योंकि 2 पेपर्स के बाद फिर मेरी स्पीड CIs वाली होगी। मैंने इस तरह से करना होगा जैसे मैंने CIs का पेपर देना है, टाइमर लगा के। आप लोगों के जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपने भी इंशाल्लाह इसी स्पीड के साथ मूव करना है, और क्वेश्चन जो है ना आपका सही होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपकी गलतियां नहीं होंगी इंशाल्लाह। P3 में आप इंजॉय करोगे। P3 में कोई ऐसा मसला नहीं है, बस सिर्फ डराया जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अभी कितने मिनट रह गए अलीना, अगला क्वेश्चन होता है? नहीं होगा।